नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी आईएएस संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हम जैसे कि मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की रूपरेखा की चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर की किस प्रकार से रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे कि विगत वर्ष में आपका अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था मुख्य परीक्षा का, वो था 2020 का एग्जाम। तो 2020 की मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर की हम रूपरेखा की चर्चा कर रहे हैं। साथ में आपको ये भी बतलाते हुए चल रहे हैं कि आगामी किस प्रकार के प्रश्नों का फॉर्मेट हो सकता है, आगामी आपको किस प्रकार की रणनीति बनाते हुए चलना है। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि जीएलसी ये संस्थान आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बेहतर चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्या प्रमुख विशेषता है वो भी हर क्लास में मैं आपको बतलाता हूं, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही है, एकमात्र उद्देश्य है साथियों, आप लोग इसको गलत ना लीजिएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि क्या होता है कि नए अभ्यर्थी चैनल के साथ जुड़ते हुए जाते हैं, तो नए अभ्यर्थियों को भी वह जानकारी उपलब्ध हो जाए, जीएलसी आईएएस संस्थान की गुणवत्ता को पता चल जाए। तो जीएलसी आईएएस संस्थान के द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो उसका भी आपको अंदाजा हो जाए। तो उन्हीं नए अभ्यर्थियों के लिए हम हर क्लास में आप लोगों के लिए वो बातें बतलाएंगे जो आपको जीएलसी आईएएस संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करवा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहने का मतलब जीएलसी आईएएस संस्थान का एप्लीकेशन भी और साथ में उनका यूट्यूब चैनल भी। तो साथियों, मैं आप लोगों से सबसे पहले यह कहना चाहूंगा, यदि आप लोग यही जानना चाहते हैं कि जीएलसी आईएएस संस्थान आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम एक काम करना होगा। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा और वहां पर आप डालिएगा जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी। तो जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी जब एप्लीकेशन वहां पर इंस्टॉल होगा तो उसे इंस्टॉल करने के बाद आप माई स्टोर में विभिन्न प्रकार के कोर्स देख पाएंगे, जैसा कि आज की क्लास में भी मैं आपको बतलाऊंगा। और साथ ही साथ हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, विगत वर्षों में जो आपके पेपर नंबर 2 के अंतर्गत जो पॉलिटी विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की हम चर्चाएं कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने 2-3 प्रश्नों की चर्चा की थी, लेकिन एक त्रुटि रही थी उसमें। उस त्रुटि को भी मैं आज की क्लास में संशोधित करते हुए आगे बढ़ूंगा। वो त्रुटि मुझे ध्यान है, क्या एक छोटी सी माइनर त्रुटि थी, लेकिन त्रुटि तो त्रुटि होती है, वो चाहे छोटी हो या बड़ी, उस त्रुटि का भी संशोधन किया जाएगा। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जीएलसी आईएएस संस्थान आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि एमपीपीएससी मेंस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जीएलसी संस्थान के द्वारा आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी खासियत क्या है? इसकी प्रमुख खासियत यह है साथियों, इसकी उपयोगिता कैसे आप सुनिश्चित कर पाएंगे। यदि आप पढ़ने का काम तो डेली करते हैं, अध्ययन का काम सभी करते हैं, लेकिन अध्ययन के दौरान प्रैक्टिस का काम छूट जाता है, या प्रैक्टिस का तो अंदाजा ही नहीं रहता कि प्रैक्टिस भी कैसे की जाती है, मल्टीपल रिविजन कैसे किया जाता है, तो उसी की रूपरेखा कहां से बनती है, वो आप जीएलसी आईएएस संस्थान के क्वेश्चन बैंक को अगर परचेस करेंगे तो वहां से आपके पढ़ना जो आपने पढ़ा है वो उसका मूल्यांकन आप स्वयं करना चाहें तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता पड़ती है। तो जीएलसी आईएएस संस्थान आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आया है, जहां पर आपको लगभग ई-पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन बैंक प्राप्त होगा। इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में इसमें एक संशोधन जो किया गया है वो मॉडल आंसर के तौर पर किया गया है। इसमें आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आप 5 सोल्ड पेपर देख पाएंगे और साथ में सेल्फ टॉपिक टेस्ट भी आप कर पाएंगे। साथ में सेल्फ यूनिट टेस्ट भी, स्वयं का मूल्यांकन आप यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज आप मूल्यांकन कर सकते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जो कि मुख्य परीक्षा के सभी मुख्य परीक्षा से संबंधित आपकी जो भी आवश्यकता है उसको फुलफिल करने का काम ये वाला आपका माई स्टोर में ये वाला कोर्स उसको कंप्लीट करता है। तो साथियों, एक और चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा इसी क्रम में, तो जीएलसी आईएएस संस्थान के द्वारा मेंस क्लासरूम प्रोग्राम भी करवाया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्राप्त होते हैं, साथ में उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको प्राप्त होते हैं। साथ में यदि आप परचेस करना चाहें तो टेस्ट सीरीज को भी इसके साथ में परचेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का सम्मिलित रूप आपको 11,121 रुपए में मात्र और मात्र 11,121 में प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें आपको 6 पेपर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रदान की जाएगी। और यदि आप टेस्ट सीरीज के इच्छुक नहीं है, केवल वीडियो लेक्चर आपको चाहिए, तो उसके लिए 7,000 रुपए की रेट आपको पे करना पड़ेगा और जीएलसी आईएएस संस्थान के एप्लीकेशन से उसे आप परचेस कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। और आज के प्रश्न में आने से पहले मैं आप लोगों को कल का एक छोटा सा आर्टिकल मैंने बतलाया था, वो था जैसे कि न्यायिक पुनर्लोकन की हम चर्चा कर रहे थे, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो इसमें मैंने 3 अनुच्छेद की प्रमुख तौर पर चर्चा की थी। एक अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद 13, एक अनुच्छेद 32 था
और उसके बाद में मैंने आपको बतलाया था 126, वो 126 ना होकर 226 से आर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक बनाया गया है, जबकि एक 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक बनाया गया है। यहां पर विधि का संरक्षण होता है, किसका? विधि का संरक्षण। और विधि का संरक्षण भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो कोई भी संसद या आपकी राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार का यदि ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है, तो उल्लंघन करता प्रतीत होता है भी या नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका निरीक्षण करने का जो काम होता है उसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्लोकन। तो ये आर्टिकल को लेकर थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। वहां पर 126 लिखा था, तो वो है कितना आपका? 226। तो इसको संशोधित कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न आपका, पहले मैं लिखना चाहूंगा यहां पर बोर्ड पर, आज का प्रश्न आपका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या लिखा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक, इसको सही से लिख देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके बारे में क्या बतलाना है? ये तो एक पद हो गया, तो इसका जो भूमिका, परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये प्रमुख, इसके बारे में हमने लिखा कि ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन का रूप था 3 मार्कर। ये प्रश्न है आपके 3 मार्कर की हम पहले चर्चा कर रहे हैं, तो 3 मार्कर आपका ये प्रश्न था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रमुख भूमिका आपको बतलानी है। तो साथियों आपको पता होगा कि यह आपका क्या है? यही है आपका एक पद होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 2 प्रमुख अनुच्छेद आप देख पाएंगे। तो वो 2 प्रमुख अनुच्छेद वैसे तो आपका कहां से कहां तक है? एक सेकंड ध्यान रखिएगा। इसका अनुच्छेद जो स्टार्ट होता है आपका 148 से लेकर 151 तक इसके अनुच्छेद चलते हैं। केक की चर्चा कहां पर की गई है? 148 से लेकर 151वें अनुच्छेद तक। और जो केग का ये जो पद है, केग का जो पद है, इस पद की चर्चा की गई है 148वें अनुच्छेद में। और इस केग की जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों की चर्चा कहां की गई है? शक्ति की चर्चा की गई है 149 में। तो यही प्रश्न आपके 2019 वाले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वहां पर 148 भी विकल्प था और 149 भी था। तो सभी लोग क्या लगा कर आ गए थे? 148। लेकिन आंसर क्या था आपका? 149। क्लियर है? तो इससे संबंधित आपका जब प्रश्न पूछा गया तो आपको भूमिका बताना है। ये तो मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं, ठीक है? ये आंसर नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी आंसर की चर्चा नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको यह बतला रहा हूं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है उसकी भूमिका आपको बतलाना है। आपको यह भी नहीं बतलाना है कब यह पद गठित हो रहा है, इसके पहले किस नाम से जाना जाता था, कब इसका एक अधिकार जो लेखांकन का काम होता है वो कब छीन लिया गया। ये सारी बातें आपसे नहीं पूछी जा रही जो आपको पता होती है। क्लियर है? आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है इसकी भूमिका क्या है। भूमिका का मतलब इनका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका काम क्या है, यही आपसे इन प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके कार्य और शक्तियों के बारे में देख लेते हैं कि यह क्या, किस प्रकार से अमर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो यहां पर देखते हैं जो आपका CAG है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके कर्तव्य के रूप में हो सकता है ये प्रश्न, भूमिका के रूप में हो सकता है, या फिर हो सकता है भूमिका के अलावा या फिर इनके कार्य के रूप में प्रश्न हो सकता है। तो आपको एक भूमिका कर्तव्य बताना है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा जो केग है ये क्या करता है कि जो भी आय व्यय से संबंधित जो भी लेखांकन का कार्य होता है, चाहे वो केंद्र स्तर पर, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर आय व्यय से संबंधित रिपोर्ट को संसद रिपोर्ट को क्रमशः क्यों कहा मैंने? क्योंकि केंद्र के लिए कहां पर? संसद, ठीक है, संसद एवं राज्य के लिए कहां पर? राज्य विधानमंडल के पटल पर
रखने का काम करता है, रखवाता है। और संसद में इस पर चर्चाएं होती हैं। आय व्यय से संबंधित सभी रिपोर्ट को क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। साथ में अगर बात करें तो यह क्या काम करता है, जैसे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये आय व्यय का नियंत्रण करता है, आय व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय पर नियंत्रण का कार्य करता है। इसका कर्तव्य होता है कि आय व्यय पर भी क्या हो, नियंत्रण हो। लेकिन साथियों सिर्फ एक बात यह होती है, इसे कंप्ट्रोलर बोला जाता है। ब्रिटेन में यह पद होता है कंट्रोलर, हम क्या बोलते हैं इसको, कंप्ट्रोलर इसे बोला जाता है, कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। इसका मतलब हमारे यहाँ जब खर्चा हो जाता है उसके बाद यह काम करता है उसको ऑडिट करने, उसका निरीक्षण करने का, उसका मूल्यांकन करने का। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, खर्च करने से पहले ही उसकी रूपरेखा सारी बना ली जाती है, इसलिए वहां पर कंट्रोल, पहले नियंत्रण किया जाता है, यहां पर कंट्रोलर बोला जाता है। वैसे ये भी आय व्यय का नियंत्रण करता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अति व्ययता का भी यहां पर ध्यान रखा है, इकोनॉमी का भी ध्यान रखा जाता है। अपव्यय ना हो जाए, अति व्ययता भी ना हो जाए, उसका भी इसके द्वारा ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, किसी भी कर को, शुल्क को, किसी भी कर या शुल्क में या आगमों में का निर्धारण करना, उसका प्रमाणित करना, उसका भी काम किसका होता है, आपका केक का होता है। तो इतनी बातें मुझे नहीं लगता कि 3 मार्कर में इतनी बातें आप कोट कर पाएंगे। लेकिन प्रमुख बात आप ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर यह संसद या राज्य विधानमंडल में आय व्यय से संबंधित रिपोर्टों को कहां पर रखता है, यह संसद के पटल पर रखता है। उसी प्रकार यदि राज्य मानव अधिकार से संबंधित या राष्ट्रीय मानव अधिकार से संबंधित आपकी कोई भी रिपोर्ट संसद के पटल में रखना होती है तो वो भी आपका केग ये काम करता है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल यही काम करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिएगा, अन्य प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक बात फिर से बताना चाहेंगे, वही रूपरेखा जो कि नए अभ्यर्थी जानना चाहते हैं जेल से ये संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जिस प्रकार से आपको बेंस क्लासरूम वीडियो लेक्चर के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी प्रकार यदि मेंस क्लास के साथ साथ आप प्री का भी पढ़ना चाहते हैं, मेंस क्लासरूम प्रोग्राम के साथ आप प्री क्लासरूम का भी प्रोग्राम का अगर फायदा लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ में भी प्रदान की जा रही है। यदि आप मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो लेक्चर और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित भी वीडियो लेक्चर अगर प्राप्त करना चाहते हैं और इसी के साथ यदि टेस्ट सीरीज भी आप परचेस करना चाहते हैं, 6 पेपर का आपको सारा सारगर्भित रूप यहां पर मिलेगा, वो मात्र और मात्र 16,700 रुपए में आपको ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है जीएलसीआईएस संस्थान के द्वारा। तो जो भी नए अभ्यर्थी है, भटकाव से बचना है और एक बेहतर प्लेटफॉर्म की चयन करना है, तो बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए जीएलसीआईएस संस्थान अभी इंदौर में कार्यरत है, तो आपके लिए एक बेहतर सुविधा लेकर आ रहा है और आ चुका है। और ये आपको अब सुनिश्चित करना है कि आपको कहां पर जाना है और क्या चीजें आपको परचेस करना है, सभी की विशेषता हम आपको बतलाता हुआ चलूंगा। आगे देखिएगा, साथ में यदि आप केवल और केवल मेंस का क्लासरूम प्रोग्राम ही, वो भी केवल वीडियो लेक्चर के साथ प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज शामिल नहीं रहेगी, तो उसका प्राइस हो जाएगा आपका 7,000। और यदि टेस्ट सीरीज को शामिल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11,121 उसका प्राइस हो जाएगा। तो ये भी कोर्स आप देख सकते हैं। चलिए आज दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या है वो मैं लिख देता हूं यहां पर आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न पहले लिखेंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। चलिए पहले प्रश्न लिख देता हूं मैं। प्रश्न आपका प्रशासनिक, आज की क्लास का ये दूसरा प्रश्न, ओवरऑल ये 5वां प्रश्न, ठीक है। प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासकीय, ठीक है, प्रशासनिक नहीं है, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित, ठीक है, में वर्णित मुख्य कार्य बताइए, में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। देखिए यहां पर आपका नॉलेज तो काम आता ही आता है, ठीक है। यहां पर अगर आप जानना चाहें कि यहां पर फाइनली आपको लिखना क्या है, तो यदि आपको लिखना क्या है वो जानना है तो इसके लिए प्रमुख तौर पर जब प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की बात आपसे पूछी जा रही है तो यहां पर आपसे आखिर पूछना क्या चाह रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। यहां पर आपसे सिर्फ मुख्य कार्य पर वो फोकस करवाना चाह रहे हैं। यहां पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, मुख्य कार्य पूछ रहे हैं। और किसके बारे में, पहले इसका बैकग्राउंड बना लेते हैं। देखिएगा मैं आपको वो बतलाना चाह रहा हूं, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है तो आप क्या सोचते
पूछते हैं वो पहले मैं बता देता हूं, ताकि फिर आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर जो हमें याद है वो तो पूछ ही नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा। तो जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है कि आपका ये हो जाता है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी एक्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी NGA, ठीक है, यह हो जाता है आपका प्रशासनिक, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके क्या बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका ऐसे, इसको इसी में लिख देते हैं अपन इसी रूप में, प्रशासनिक, प्रशासकीय न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 ये एक्ट है। अब ध्यान रखना, संसद के द्वारा इस एक्ट का निर्माण किया गया, किसके द्वारा, संसद के द्वारा इस एक्ट का निर्माण किया गया। तो बताइए मुझे, संसद के द्वारा जब इस एक्ट का निर्माण किया गया तो संसद को इसकी शक्ति कहां से मिली, ऐसा करने की शक्ति कहां से मिली? तो ऐसा करने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है 323, कौन सा, 323 अनुच्छेद 323 क। तो 323 का अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी केंद्र स्तर पर, हम कहेंगे यहां पर, या तो किसी भी राज्य सेवा में या फिर किसी भी लोक सेवा में या किसी पदों में भर्ती है, सेवा शर्तों को आदि में कुछ विवाद हो जाता है तो उस विवाद की शिकायतों का एक निपटान करता है। तो उसकी शिकायतों का निपटान करने के लिए संसद के द्वारा एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तो उस प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए सबसे पहले एक अधिनियम का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद को 323 अनुच्छेद के क वाला उपखंड है, 323 के क खंड के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि लोक सेवा में या किसी भी पदों पर सेवारत हैं और उस सेवा में यदि किसी लोक सेवक से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उन शिकायत का निवारण करने के लिए संसद के द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है, प्रशासनिक प्राधिकरण की। उस प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक अधिनियम संसद के द्वारा बनाया गया है, उसके लिए कोई विधि बना सकती है संसद। तो इस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी भी विधि, ऐसी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम को पारित किया और इस अधिनियम के तहत उन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की। और 2 संस्थाओं की कैसे, एक और ध्यान रखिएगा, एक और अनुच्छेद इसमें 323 क और ख, ये 2 अनुच्छेद है। 323 क के तहत क्या होता है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना तथा यहां पर अन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, अन्य अधिकरण की स्थापना की जाती है। यह बात ध्यान रखिएगा। 323 क के तहत तो किया जाता है आपका किसका, प्रशासनिक अधिकरण, वो क्या होता है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। लेकिन 323 ख के तहत क्या होता है कि राज्य या संसद दोनों ही, राज्य और संसद दोनों ही या तो किसी भी राज्य की लोक सेवा में या फिर केंद्र की लोक सेवा में ऐसे अगर वहां पर सेवारत हैं, अपनी भर्ती, अपने मतलब पदों में आसीन हैं और ऐसी स्थिति में यदि उनके द्वारा किसी भी शिकायत, कोई सी भी शिकायत अगर आती है तो उन शिकायत का निवारण करने के लिए संबंधित विषय के लिए वह अन्य अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं। तो अन्य अधिकरण की चर्चा कहां की जाती है, 323 ख में, और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है 323 क के अंतर्गत। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मुख्य कार्य जब पूछा जा रहा है तो आपने अगर मेरी बातें अगर अच्छे से सुनी होगी तब आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, आपको ये इतनी बातें का उल्लेख नहीं करना है। अब आपको शॉर्ट में कैसे बताना है कि अनुच्छेद 323 क तथा अनुच्छेद 323 ख के तहत संसद एवं या संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल का क्या मुख्य कार्य यही बताना है। तो 323 क और 323 ख के तहत संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी विधि बनाई जा सकती है
जो क्या करेगी, जो प्रमुख तौर पर आप देखिएगा, जो भी आपका लोक सेवा में जो कार्यरत होंगे, आप यहां पर लिखेंगे कि यहां पर क्या कहेंगे, या तो सरकारी निकाय, सरकारी निकाय, सरकारी निकायों, या आप चाहे सरकारी निकाय हो केंद्रीय स्तर पर, राज्य सरकारी निकायों में, या सरकारी निकायों से, या सरकारी निकायों में लोक सेवा, सरकारी निकायों में लोक सेवक के रूप में सेवारत हैं, उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा की गई शिकायतों के निवारण के लिए अधिकरण की स्थापना की जाएगी, की जाती है। क्लियर है? तो यही प्रमुख बात, चाहे तो आप सीधा, ये है आपका मुख्य कार्य। इसमें मुख्य कार्य की जो बात की जा रही है 323 का और 323 ख